अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा आज का लेक्चर है ट्रांसपोर्ट इन मैन और आपकी बुक में जो टॉपिक है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जिसको हमने लर्न करना है। तो ट्रांसपोर्ट इन मैन के 3 हिस्से हैं। एक सर्कुलेटरी फ्लूइड होना चाहिए जो कि हमारी बॉडी में है ब्लड। एक पंपिंग ऑर्गन होना चाहिए जो कि मसल्स का बना होता है और ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में, जो कि है हमारा हार्ट। और हमारे जिस्म में ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होना चाहिए, जाल होना चाहिए। और ब्लड वेसल्स 3 तरह की हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो ये सारे मिलकर हमारा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बनाते हैं जिसके ऊपर हमने 1 बाय 1 एक एक चीज़ की डेप्थ पढ़नी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे सर्कुलेटरी फ्लूइड की, जो कि है हमारा ब्लड। खून का रंग हमारा जो है वो रेड होता है। ये सयाल लिक्विड मादा है, कनेक्टिव टिश्यू की लिक्विड फॉर्म है। और इस कनेक्टिव टिश्यू की लिक्विड फॉर्म में जो ब्लड की पीएच है वो 7.4 है। ये अक्सर पेपर्स में एमसीक्यूज में पूछी जाती है कि पीएच क्या है, तो ये तकरीबन आप देख सकते हैं कि न्यूट्रल के पास है। अब अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड 4 चीज़ों से मिलकर बने: प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। ये जो 3 है ये सेल्स या सेल से मिलकर बनी हुई चीज़ है, तो इसलिए इनको हम कहते हैं ब्लड सेल्स। और जो सयाल फ्लूइड है ब्लड के अंदर, जो पीले से रंग का कलरलेस सा होता है, उसको कहते हैं प्लाज्मा। खून को अगर आप सेंट्रीफ्यूज करें, जो कि एक मशीन है जिसमें हम ब्लड को रोटेट कराते हैं, तो जब हमें इसके 2 बेसिक हिस्से हासिल होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल। प्लाज्मा 55% हिस्सा होता है और 100 में से 55 को निकाल दें तो 45% रह जाता है। 45% हिस्सा जो होता है वो ब्लड सेल्स का होता है। सबसे ज़्यादा हमारे जिस्म में रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, फिर WBCs और फिर जो प्लेटलेट्स हैं। और ये तीनों की एक मखसूस तादाद मेल और फीमेल में होती है और उस रेंज में इन तीनों को होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ उस रेंज से कम या ज़्यादा हो रही है तो वो बता रही है कि यहाँ तो जिसमें कोई इन्फेक्शन है या कोई प्रॉब्लम है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं प्लाज्मा की कि प्लाज्मा के अंदर क्या है। प्लाज्मा के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट जो कि है वो है पानी। पानी क्योंकि सॉल्वेंट है तो वो अपने अंदर बाकी की तमाम चीज़ों का हल करने की सलाहियत रख लेता है और प्लाज्मा को बनाता है। जैसे कि इसमें सॉल्ट्स हैं, सोडियम क्लोराइड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, पीएच जो इसकी 7.4 है। फिर इसमें प्रोटीन्स भी हैं, जैसे कि एंटीबॉडीज़ जो कि एंटीजन की वजह से बनती हैं। एंटीबॉडीज़ वाई शेप की प्रोटीन्स होती हैं जो कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल जरासीम को ऐसे करके अटैच कर लेती हैं और उसको ब्लॉक कर देती हैं ताकि वो हमारे सेल के ऊपर, ये अगर हमारा सेल है और ये फॉरेन जरासीम है, फॉरेन बॉडी पार्टिकल है जो कि हमारे सेल के अंदर इन्वेड कर रहा है, हमला कर रहा है, तो एंटीबॉडी इसको रोक देती है और इसको स्प्रेड होने से बचाती है। एंटीबॉडी तब हमारे जिस्म में पैदा होती है जब कोई एंटीजन हमारे जिस्म में दाखिल होती है, और आज एंटीबॉडीज़ पैदा करने के लिए वैक्सीन्स भी बनाई जाती हैं। इसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन नाम की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, ये हमारे जिस्म में पाई जाती है। ये क्लॉटिंग से रिलेटेड है और जब हमारे जिस्म में कोई कट लग जाता है या वूंड बन जाता है तो खून बहना शुरू हो जाता है। उसको रोकने के लिए जैसे मिसाल के तौर पर ये अगर स्किन है, कट लग गया तो यहाँ से खून जारी हो जाएगा, तो एक लोथड़ा बनता है जिसे हम कहते हैं क्लॉट। और इसको बनाने के लिए प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजिन नाम की प्रोटीन्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट काम सरंजाम देती हैं और ये क्लॉट बनाती हैं जो कि खून के मज़ीद बहाव को रोक देता है, तो इनको कहते हैं प्रोटीन्स। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हमारे प्लाज्मा में, हमारे खून में शामिल होते हैं। और ये जैसे कि लैक्टिक एसिड है, ये जनाब ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में बनता है। फिर उसके अलावा आपको पता है कि फॉस्फोलिपिड्स, ग्लूकोज, फैट्स, अमीनो एसिड्स, बहुत सारे और तरह के कंपाउंड्स हैं जो कि हमारे जिस्म में बनते हैं या हमारी फूड के थ्रू हमें हासिल होते हैं। कोलेस्ट्रॉल है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये स्टीरॉल ग्रुप रखता है, तो स्टीरॉयड हार्मोन्स का प्रिकर्सर जो कि स्टीरोल ग्रुप कहलाता है वो इसमें भी पाया जाता है और स्टीरॉयड हार्मोन्स में भी पाया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि हमारे जिस्म में पाए जाते हैं। क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट भी हमारे जिस्म में बनता है। एक्चुअली नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमारे जिस्म में बनता है वो होता तो है अमोनिया, लेकिन इस नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड साइकिल के थ्रू यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है और ये मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट है जो कि खून के बहाव के साथ किडनी की तरफ भेजा जाता है। किडनी जो है इसका यूरिन बना के हमारे जिस्म से इसको एक्सपेल करने में मदद देती है। फिर हमारे जिस्म में पाए जाने वाले जितनी भी तरह के हार्मोन है, चाहे वो स्टीरॉयड हार्मोन है, चाहे वो प्रोटीन हार्मोन है, मिसाल के तौर पर T3, T4, TSH, फिर उसके अलावा जो इंसुलिन है, जो ग्लूकागॉन है, जो ग्रोथ हार्मोन है, सब के सब खून में पाए जाते हैं। खून के
हमारे जिस्म में गर्दिश करते हैं। और गैसेस भी हमारे खून में पाई जाती हैं। प्लाज्मा में 2 गैसेस हैं, ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो कि हमें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हवा के थ्रू जिस्म में अंदर भी आती है और मेटाबॉलिज्म के फिनोमिनन के थ्रू बनती भी है और जिस्म से खारिज भी इसको कर दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम अपने सेल्स की, जिनकी एक बेसिक डायग्राम आपकी बुक में यहाँ दिखाई गई है। ये आप देख सकते हैं, ये रेड ब्लड सेल्स हैं। हमारे जो हड्डियों का गूदा है जिसे बोन मैरो सेल्स कहते हैं, उसमें एक मखसूस सेल पाया जाता है जिसे कहते हैं स्टेम सेल। स्टेम सेल्स डिवाइड करते रहते हैं और वो तीनों तरह के जो हमारे कुलिये हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, उनको पैदा करती हैं। रेड ब्लड सेल्स रेड होते हैं क्योंकि इनके ऊपर हीमोग्लोबिन नाम का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो कि एक प्रोटीन इन नेचर है और इसमें हीम ग्रुप आयरन लगा होता है, तो ये सुरख होती है। क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ज़्यादा बड़ी मिकदार में पाई जाती है तो रेड ब्लड सेल्स का कलर रेड नज़र आता है। क्योंकि हमारे खून में सबसे ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं इसलिए हमारे खून का रंग भी रेड नज़र आता है। तो रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बाहर जो कि आपको यहाँ नज़र आ रही है, और साइटोप्लाज्म होता है जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। उसके बाद बड़े साइज़ के सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स कहलाते हैं। इनका कलर वाइट तो नहीं होता, कलरलेस होते हैं ये, बट वैसे एक जनरल इनको नाम दे दिया गया है। वाइट ब्लड सेल जो है इनमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस बड़ा प्रोमिनेंट भी होता है। इसकी आगे से 2 किस्में हैं। बाज़ ऐसे होते हैं जिसमें सस्पेंडेड ग्रैन्यूल्स और पार्टिकल्स आपको नज़र नहीं आएंगे, साइटोप्लाज्म शफाफ नज़र आएगा। इन्हें कहेंगे ए ग्रैन्यूलोसाइट, यानी ऐसा WB, ऐसा वाइट ब्लड सेल जिसमें ग्रैन्यूल्स, ए का मतलब है नहीं है। और इनकी एक किस्म है ग्रैन्यूलोसाइट, यानी वो WBCs हैं, इसमें आपको सस्पेंडेड पार्टिकल्स और छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स नजर आएंगे, इस वजह से इस किस्म को कहते हैं ग्रैन्यूलोसाइट। अब जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं इसकी जो सही बायोलॉजिकल टर्म है उसको कहते हैं जी एरिथ्रोसाइट्स, और जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं इनको कलेक्टिवली कहते हैं जनाब ल्यूकोसाइट्स। तो वाइट ब्लड सेल्स आगे से 2 तरह का है, ए ग्रैन्यूलोसाइट एंड ग्रैन्यूलोसाइट। ए ग्रैन्यूलोसाइट की मज़ीद 2 किस्में हैं और वो मज़ीद 2 किस्में हैं मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो ये मुख्तलिफ तरीके के काम सर अंजाम देते हैं और बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि ये जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है उसके साथ भी लिंक्ड है। अच्छा जी, और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इसका 2 लोब न्यूक्लियस है, बहुत बड़ा न्यूक्लियस है, ग्रैन्यूल्स नज़र नहीं आ रहे। लिम्फोसाइट आपको यहाँ नज़र आ रहा है, इसका बड़ा राउंडेड सा न्यूक्लियस है, सेंटर में पाया जाता है, इसने सारी सेल की जगह अंदर घेरी हुई है और जनाब ये दोनों शफाफ हैं, इनमें ग्रैन्यूल्स नज़र आपको नहीं आ रहे। अगर हम बात करें ग्रैन्यूलोसाइट्स की तो वो 3 है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसाइनोफिल। तो ये ऐसे आपको 3 सेल्स नज़र आ रहे हैं जो कि इओसाइनोफिल, बेसोफिल और जनाब न्यूट्रोफिल है। इसमें आपको जरदाने गोल गोल दायरवी शक्ल के छोटे छोटे सस्पेंडेड ग्रैन्यूल्स या पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, और इनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो राउंडेड नहीं होते या लोब्ड फॉर्म में नहीं होते। आप देख सकते हैं ये 3 लोब पर मुश्तमिल इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस 2 लोब्स पर मुश्तमिल है, इसका न्यूक्लियस भी 2 लोब पर मुश्तमिल है, लेकिन ये लोब्स जो हैं यानी जो इसके 2 हिस्से बने हुए हैं ये खासे बड़े हैं। तो ये मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं यानी जर्म्स को खा लेते हैं, हड़प कर लेते हैं, छोटे पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो कि हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पैरासाइट्स को एक्ट करते हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इन्फ्लामेशन जो है यानी सोजिश पैदा करने वाले जो केमिकल्स हैं उनको देखते हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में कहीं सूजन सोजिश पैदा हो जाती है। फिर उसके बाद मैक्रोफेजेस भी इन्हीं से पैदा होते हैं। ये जो सेल्स आप नीचे की तरफ देख रहे हैं इओसाइनोफिल और बेसोफिल, मैक्रो का मतलब है बड़ा, फेज का मतलब है ये वो बड़ा साइज़ का सेल है जो पैरासाइट्स हैं, जो बैक्टीरिया उनको हड़प कर लेगा, उनको हटाने की कोशिश करेगा और हमारे जिस्म को कम से कम जो है वो नुकसान होगा। इस डायग्राम में इस जो टेबल है इसमें आप देख सकते हैं कि हर सेल के सामने उसके नाम, उसकी डायग्राम, उसकी डिस्क्रिप्शन के यानी वो कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो, और वो कितनी तादाद में ब्लड में पाया जाता है वो सारी लिखी हुई है, और ये आपको एज इट इज़ याद करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर आपने WBCs की जो तादाद है वो आप देख सकते हैं 7500 के करीब है। उसके बाद आपको मैं इस चैप्टर में अगला जो पोर्शन है वो बताना चाहूँगी जो कि इन्हीं डायग्राम्स के नीचे शुरू होता है।
और हमारा आखिरी सेल जो है वो है प्लेटलेट। प्लेटलेट्स जो हैं ये ऐसे मखसूस स्ट्रक्चर्स हैं जो कि छोटे छोटे सेल्स के फ्रेगमेंट होते हैं। असल में ये पूरे सेल्स नहीं होते, ये सेल्स के टुकड़े बन जाते हैं, इसीलिए इनको थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, लेकिन इनको सेल नहीं कहा जाता। अगर आप मेरी ये तीसरी डायग्राम देखें तो ये आपको प्लेटलेट्स नजर आएंगे। रेड ब्लड सेल प्रॉपर सेल है, व्हाइट ब्लड सेल्स प्रॉपर सेल है, लेकिन प्लेटलेट्स जो हैं ये सेल्स के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं। एक सेल को छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स में तकसीम किया गया है, ये प्लेटलेट्स क्लॉट बनाते हुए जो जख्म की जगह होती है वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और ये जख्म को कवर अप करते हैं, क्लॉट बनाने में मददगार साबित होते हैं, ब्लीडिंग को रोकते हैं, जिसकी वजह से एक जानदार जो है उसकी जान बच सकती है। अब तक के लेक्चर में हमने बेसिक जो स्ट्रक्चर्स थे ट्रांसपोर्ट के वो पढ़े और सेल्स की और प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन देखी। लेक्चर का अगला हिस्सा जो है उसमें हम पढ़ेंगे कि खून के ब्लड के फंक्शंस क्या हैं और उससे एसोसिएटेड कौन सी बीमारियां हैं।